भंवर से कैसे बच पाया, किसी पतवार से पूछो, हमारा हौसला पूछो तो फिर मझधार से पूछो। तो ये समय मझधार में मेहनत करने का है। अगर आप अभी मेहनत कर लेंगे तो जो 24 तारीख को आपका पेपर होना है उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है मुख्य सेविका भर्ती के लिए, कुपोषण। कि कुपोषण क्या है और प्रश्न यहाँ से आने की पूरी संभावना है। कुपोषण से क्या क्या जानकारी जरूरी है वो सब अभी आपको बताई जाएगी। वेस्टिंग क्या होती है, स्टंटिंग क्या होती है, अल्प वजन क्या होता है और पोषण से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी अभी आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस क्लास को बहुत ही ईमानदारी के साथ अच्छे से देखिएगा और इम्पोर्टेंट है क्लास। देखिए, मेरी क्लास में इधर उधर की बकवास नहीं की जाती है, ना ही कमेंट पढ़े जाते हैं। आपको टू द पॉइंट चीजें पढ़ाई जाती हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेकर जाएं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। समय की कीमत को मैं समझता हूं और आप लोगों को भी समझनी चाहिए। लाइव क्लास के नाम पर, मैराथन के नाम पर आप घंटों बर्बाद कर देते हैं, 5-5, 6-6 घंटे, जो चीज सिर्फ 2 घंटे में पढ़ी जा सकती है। मैंने आपके पूरे सिलेबस के 2 वीडियो बनाए हैं, एक से लेकर 10 चैप्टर का, और ये देखिए 1 से लेकर 10 चैप्टर तक का ये वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और दूसरा वीडियो जो है वो 11 से 20 तक का है, ये भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पर जाएंगे क्विक रिवीजन क्लासेस पर और यहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। कहां पर? ये देखिए वीडियो, ये रहा वीडियो। यहाँ पर टॉपिक 11 से 20 तक सभी टॉपिक का महा रिवीजन। अगर आप इन दोनों वीडियोस को ईमानदारी के साथ पढ़ लेंगे, 3 से 4 बार दोनों को देख लेंगे अगले 5 दिनों में, यकीन मानिए आपके 70 से ज्यादा नंबर आएंगे। जितना भी आपका सिलेबस है वो इन्हीं दोनों वीडियो में कवर हो जाएगा अगर आप ईमानदारी के साथ पढ़ाई करेंगे। तो इन दोनों वीडियोस को काफी अच्छे से देखिएगा, इनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए, अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाने के लिए बिल्कुल लग जाइए तन मन धन और पूरे फोकस के साथ। आज टॉपिक है आपका कुपोषण और ये आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस में भी है और आपकी जो योजनाएं हैं वो कुपोषण पर ही आधारित होती हैं। आंगनवाड़ी का जो मुख्य कार्य है वो कुपोषण को दूर करना है। तो मुख्य सेविका भर्ती 2022 प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा, लेकिन ये तभी आपको यकीन आएगा जब आप पूरे सकारात्मक मन के साथ अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाकर पूरी क्लास को अटेंड करेंगे अंत तक। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको पीडीएफ प्राप्त करना है कैसे, उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कुपोषण क्या है। कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन का तात्पर्य है पोषक तत्वों के सेवन में कमी या अधिकता, आवश्यक पोषक तत्वों का असंतुलन या पोषक तत्वों का अक्षम उपयोग। तो कुपोषण क्या है? काफी लोगों को लगता है कि पोषक तत्वों की कमी ही केवल कुपोषण है। कुपोषण मतलब बुरा। कुपोषण में 2 शब्द हैं, एक कु है और दूसरा है पोषण। कु का अर्थ होता है बुरा, गलत, और पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिशन। आप अच्छी चीजें खाते हैं जो आपके शरीर के लिए लाभदायक है, तो उसको पोषण कहते हैं। ठीक है, तो कु माने बुरा। अब कुपोषण, अगर आप पोषक तत्वों की कमी करते हैं तो भी वो कुपोषण है, और आप अधिक मात्रा में ग्रहण कर लेते हैं वो भी कुपोषण है। तो हमारा जो कुपोषण होता है दोनों तरीके से देखने को मिलता है। वो इस कारण होता है, एक तो हम एक ही चीज को खाते हैं कि गेहूं का आटा ही खा रहे लगातार, सारे दिन आलू की सब्जी खा रहे हैं, सारे दिन गेहूं का आटा खा रहे हैं, तो क्या होता है, ये कुपोषण का सबसे ज्यादा कारण बनता है कि जो दूसरे पोषक तत्व हैं हम उनको प्राप्ति नहीं करते हैं। तो कुपोषण के दोहरे बोझ में अल्प पोषण और अधिक वजन व मोटापा दोनों है। इसके साथ ही इसमें आहार संबंधी गैर संचारी रोग भी शामिल है। अल्प पोषण 4 व्यापक रूपों में प्रकट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चारों व्यापक रूप, बिल्कुल फोकस के साथ पढ़िएगा। वेस्टिंग, स्टंटिंग, अल्प वजन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी।
और वीडियो के अंत में आपको कुछ एमसीक्यू भी देखने को मिलेंगे, तो उन एमसीक्यू को अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ देखिएगा, है ना। तो वेस्टिंग क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं वेस्टिंग क्या है। वेस्टिंग, इसे कद के अनुरूप कम वजन के रूप में परिभाषित किया गया है। किसके रूप में परिभाषित किया गया है? कद के रूप में कम वजन। अब वेस्टिंग मतलब वजन, देखिए वजन वाह आता है, देखिए कॉमन, अगर आपको थोड़ा ट्रिक लगानी है यहाँ पर, वैसे ट्रिक नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, आपको जितना पढ़ना है बस आप इसको जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं? वेस्टिंग में वाह है और वजन में भी वाह है, ठीक है। वेस्टिंग और वेट में भी डब्लू होता है। अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो वेट में भी डब्लू होता है और वेस्टिंग में भी डब्लू है। तो अगर आपके लंबाई के अनुसार आपका वजन कम है तो वेस्टिंग में आप आएंगे। यह प्रायः वजन में हालिया और गंभीर कमी का संकेत देती है, हालांकि यह दीर्घावधिक समस्या के रूप में भी मौजूद हो सकती है। ऐसी समस्या ज़्यादातर लड़कियों को देखने को मिलती है जो किशोरावस्था में होती हैं, उनकी लंबाई के अनुसार उनका वजन नहीं होता है। और पिछड़े इलाकों में कुछ लड़कों के साथ भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो वेस्टिंग क्या है? लंबाई के अनुरूप वजन का ना होना वेस्टिंग है। क्लियर आपको? वेस्टिंग क्या है? लंबाई के अनुरूप वजन का ना होना या वजन कम होना वेस्टिंग है। यह आमतौर पर तब उत्पन्न होती है जब बच्चे को पर्याप्त गुणवत्ता व मात्रा का भोजन प्राप्त नहीं होता है और अथवा ये लगातार या लंबे समय तक रोगों की चपेट में बने रहते हैं। अब किसी को टीबी जैसा गंभीर रोग हो जाए, एनीमिया हो जाए या और कोई रोग हो जाए जो वजन को कम करता है, तो फिर दिक्कत आती है। यदि इसका उपयुक्त रूप से उपचार नहीं किया जाए तो बच्चों में वेस्टिंग से मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। अगर शरीर का वजन कम हो रहा है, शरीर की जो न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो रही है, तो फिर क्या होगा? शरीर जर्जर होता चला जाएगा और फिर वो रोगों से लड़ नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, बच्चों की मृत्यु भी हो सकती है। तो वेस्टिंग एक गंभीर समस्या है। जो अगली स्थिति है वो है स्टंटिंग। क्या है अगली स्थिति? है स्टंटिंग। स्टंटिंग क्या होता है कि आयु के अनुरूप निम्न कद या लंबाई के रूप में परिभाषित किया गया है। क्या? आयु के रूप में जो आपकी उम्र है उसके अनुसार आपकी लंबाई कम है। क्या? लो हाइट फॉर एज, इंग्लिश में कहते हैं लो हाइट फॉर एज, स्टंटिंग कहलाता है। आयु के अनुरूप निम्न कद या लंबाई में कमी। ठीक है, मान लीजिए कोई लड़का 14 साल का हो गया और उसकी जो हाइट होनी चाहिए औसतन उसके जो परिवेश में उससे कम है उसकी हाइट, तो क्या है? ये स्टंटिंग का मामला है। यह गंभीर या लगातार बने रहे अल्प पोषण का परिणाम है, जो आमतौर पर गरीबी, मातृ स्वास्थ्य एवं पोषण की खराब दशा, लगातार बीमार बने रहना और आरंभिक बाल्यावस्था में आहार एवं देखभाल की अनुपयुक्त दशा से संबंधित है। क्या? आहार अगर सही से नहीं मिलेगा, माता का स्वास्थ्य सही नहीं है तो माता से पोषण सही नहीं मिलेगा, दूध सही नहीं मिलेगा, लगातार बीमार बने रहता है बालक, या आरंभिक बाल्यावस्था में उसे आहार सही से नहीं मिला, सही से देखभाल नहीं उसकी हुई है, तो स्टंटिंग का शिकार हो सकता है। तो वेस्टिंग क्या है? लो वेट फॉर हाइट, लंबाई के अनुसार वजन कम होना वेस्टिंग है। ठीक है, और स्टंटिंग क्या है? लो हाइट फॉर एज, उम्र के अनुसार लंबाई का कम होना स्टंटिंग है। क्लियर है आपको? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहां से एक प्रश्न आपका बन सकता है आपकी परीक्षा में, स्टंटिंग और वेस्टिंग से। स्टंटिंग बच्चों को उनकी शारीरिक और संज्ञानात्मक क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। अब अगला जो पॉइंट है आपका वो है अल्प वजन, अंडर वेट। इसे आयु के अनुरूप कम वजन कहते हैं। क्या? लो वेट फॉर एज, कि उम्र के अनुसार वजन कम होना के रूप में परिभाषित किया गया है। अल्प वजन वाला कोई बच्चा स्टंटिंग या वेस्टिंग का अथवा दोनों का शिकार हो सकता है। क्या? अल्प वजन वाला बच्चा या तो स्टंटिंग का शिकार होगा या वेस्टिंग का शिकार होगा या दोनों का शिकार होगा। क्लियर है आपको? तो अल्प वजन वाला या तो स्टंटिंग का शिकार होगा या वेस्टिंग का शिकार होगा या दोनों का शिकार हो सकता है। कुपोषण की समस्या से भारत किस हद तक प्रभावित है यह भी समझ लीजिए। वर्ल्डोमीटर के अनुसार भारत वैश्विक आबादी में कुपोषित लोगों का सबसे बड़ा योगदान करता है।
जहां इसकी लगभग 14.37% आबादी को पर्याप्त पोषण प्राप्त नहीं होता है। क्लियर आपको? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छे से पढ़िएगा। जब से 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध होने लगा है तो कुपोषण की जो दर है, जो स्थिति है, काफी सुधर गई है, लेकिन फिर भी अभी काफी पीछे है भारत। सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS के अनुसार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 वर्ष से कम आयु के 36% बच्चे स्टंटिंग का शिकार है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि NFHS 5 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चे स्टंटिंग का शिकार है? तो पहले तो आपको स्टंटिंग पता होना चाहिए क्या है ना? तो फिर आप बता पाएंगे कि 36% बच्चे स्टंटिंग का शिकार है। अगला है आपका, और 19% बच्चे वेस्टिंग का शिकार है, 32% बच्चे अल्प वजन के शिकार है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाइएगा। 3% बच्चे अति वजन के शिकार हैं, यानी कि ओवरवेट हो गए हैं। ये शहरों में ज्यादा देखने को मिल रहा है ओवरवेट का मामला, कि बच्चा बहुत ही ज्यादा कैलोरीज गेन कर रहा है, बहुत ही ज्यादा चॉकलेट खा रहा है, बहुत ही ज्यादा मीठा खा रहा है, और उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं होता है। वो सारा दिन बस, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, वो सारे दिन रील खिसकाता रहता है। तो इस कारण भी बच्चे अति वजन का शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो होती जा रही है। एनीमिया, जिसे हीमोग्लोबिन की कमी भी कहा जाता है, 5 वर्ष से कम आयु के 67% बच्चों को प्रभावित कर रहा है। बहुत ही भयानक स्थिति है ये, कि 5 वर्ष से कम आयु के 67% बच्चे एनीमिया का शिकार हैं। एनीमिया महिलाओं में अधिक व्यापक रूप से पाया जाता है, जहां भारत में 25% पुरुषों, 50 वर्ष से कम आयु की तुलना में 57% महिलाएं इससे पीड़ित हैं। भारत में सिर्फ 25% पुरुष हैं जो एनीमिया से पीड़ित हैं, जबकि महिलाएं 57% इससे पीड़ित हैं। तो महिलाओं पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार योजनाएं लेकर आ भी रही है, लेकिन जब तक व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, तब तक इन चीज़ों पर सफलता हासिल कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसीलिए मुख्य सेविका की नौकरी है कि आप आंगनवाड़ी को समझाएं, आप आंगनवाड़ी केंद्रों पर जाकर महिलाओं को समझाएं कि एनीमिया क्या है, ये बीमारियां क्या हैं, पोषण क्या है, क्यों उनकी बेहतरी कैसी होगी। इसीलिए आपकी ये नौकरी है। इसके अलावा 50 वर्ष से कम आयु की 19% महिलाएं और 16% पुरुष अल्प पोषित हैं, जबकि 24% महिलाएं और 23% पुरुष मोटापे के शिकार हैं। देखिए, ये शहर का मामला लग रहा है कि 24% और 23% पुरुष और महिलाएं मोटापे का शिकार हैं। यहां पर देखिए तुलना बराबर है, लगभग 24 और 23 बराबर संख्या है। तो ये शहर का मामला है, जहां पर पोषण की बहुत अच्छी स्थिति है। उन घरों में महिलाएं भी मोटी हैं और पुरुष भी मोटे हैं, है ना। तो जब अति पोषण, आजकल जो स्थिति है, ज़्यादातर घरों में शहर के खाने को बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, कार्य करने को बहुत कम है। तो ये बहुत बरसों बाद ये स्थिति आई है समाज में, कि सबके पास एक स्थिति ऐसी बनने जा रही है कि सबके पास कम से कम पहनने को कपड़ा और खाने को रोटी उपलब्ध हो पा रही है। लेकिन अगर आप पीछे जाएंगे 150 वर्ष, बहुत भयानक गरीबी हुआ करती थी। ना तो पहनने के कपड़े हो पाते थे और ना ही खाने को रोटी हो पाती थी। ऐसी स्थिति थी 150 वर्ष पहले कि कपड़े पहनते पहनते फट जाते थे, लेकिन व्यक्ति उतारता नहीं था। और आजकल ऐसी स्थिति है कि आदमी फटे कपड़े खरीदने के भी पैसे देता है ना। तो स्थिति समाज में बदली है और समाज इसी तरीके से परिवर्तित होता है। इसीलिए आपको सामाजिक शास्त्र पढ़ाया जा रहा है, सोशियोलॉजी पढ़ाया जा रहा है ना। तो उसको भी आपको समझना होगा। भारत की 1.4 बिलियन विशाल आबादी का लगभग 40% भाग कुपोषण से ग्रस्त है। कितना? 40%। लगभग कितना? 60 करोड़, है ना। 50 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति भारत में कुपोषण से ग्रस्त हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और इसमें ज्यादातर दैनिक काम करने वाले मजदूर लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं, किसान लोग आते हैं, क्योंकि वो
उतना कमा नहीं पाते हैं, उतना खा नहीं पाते हैं जितनी कैलोरी वो बर्न कर देते हैं, वो खर्च कर देते हैं मेहनत करने में। अब बात करते हैं भारत में व्याप्त कुपोषण के पीछे के प्राथमिक कारण क्या हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपका प्रश्न बन सकता है। अगर प्रश्न आपके वो कूट वाले बनेंगे तो ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ये मत सोचिएगा यहां से प्रश्न नहीं बन सकता। अगर प्रश्न कठिन बनेगा तो फिर यहीं से बनेगा। तो आर्थिक असमानता है भारत में। जनसंख्या के कुछ भागों की निम्न आर्थिक स्थिति के कारण उनके आहार में प्रायः गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों का अभाव होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि लोग क्या करते हैं, आर्थिक स्थिति के अभाव में रोज आलू खा रहे हैं, सबसे सस्ती है सब्जी आलू ही मिलती है तो केवल आलू खा रहे हैं, चावल केवल खा रहे हैं, केवल गेहूं खा रहे हैं। ये सबसे सस्ते चीज़ें हैं भोजन करने के लिए। लेकिन जब लगातार एक ही चीज़ आप खाते हैं तो आपके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यह आर्थिक असमानता के कारण स्थिति उत्पन्न होती है। गरीब लोग प्रायः पौष्टिक भोजन या पा सकने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं या उस तक उनकी पहुंच सीमित होती है। प्राकृतिक आपदाओं, संघर्षों या कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण भी उन्हें खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्राथमिक स्वास्थ्य अवसंरचना की कमी। भारत में आबादी का एक हिस्सा टीकाकरण, प्रसव पूर्व देखभाल व संक्रमण के उपचार जैसी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अभाव रखता है। अब प्रसव पूर्व देखभाल में क्या क्या आता है यह भी आपको पता होना चाहिए। प्रसव पूर्व देखभाल में एक तो आता है टीकाकरण, कि जितने भी टीके ज़रूरी हैं गर्भवती स्त्री को वो उसको समय पर लगें। उसकी जो दवाएं हैं कैल्शियम, आयरन, विटामिन वो उसको मिले। इसके अलावा सही मात्रा में पोषण मिले। अगर ये देखा गया है कि अगर किसी स्त्री को, गर्भवती स्त्री को उचित मात्रा में पोषण मिले गर्भ के दौरान, गर्भावस्था के दौरान, तो बच्चा भी हष्टपुष्ट होता है और वो स्त्री भी हष्टपुष्ट रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती है उसको गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था के बाद। तो पोषण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रसव पूर्व देखभाल में। क्लियर है आपको? तो इससे बीमारियां और अन्य जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है जो कुपोषण की समस्या और बदतर कर सकता है ना। तो ये सारी चीजें आप समझिए कि प्राथमिक स्वास्थ्य अवसंरचना की कमी। प्राथमिक स्वास्थ्य अवसंरचना क्या होती है? जो हम घर में अपने कर सकते हैं, है ना, जो बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। टीकाकरण आपको बहुत आसानी से मिल सकता है। प्रसव पूर्व देखभाल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई छोटा मोटा बीमारी होती है, कोई संक्रमण होता है, उसका इलाज आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन वो संरचना ही नहीं है हमारे समाज में, वो जागरूकता ही नहीं है, तो फिर समस्याएं आती हैं। अब बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा प्रति 1000 लोगों की आबादी पर 1 डॉक्टर और 3 आदर्श नर्स घनत्व की अनुशंसा करता है। भारत में प्रति 1000 लोगों पर 0.73 डॉक्टर और 1.74 नर्स ही उपलब्ध हैं। यानी कि तकरीबन आपका 1/2 की स्थिति है ना, या 2/3 भी आप कह सकते हैं। तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या करना होगा? डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ानी होगी, नर्सों की उपलब्धता बढ़ानी होगी और जागरूकता फैलानी होगी कि लोगों को ट्रेनिंग दी जाए। जैसे ही जो स्किल ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, स्किल डेवलपमेंट, है ना, जब इंटर और फर्स्ट ईयर और इंटर में बहुत से लोगों को इधर उधर के विषय पढ़ाए जाते हैं, इतिहास जैसा विषय वर्षों तक पढ़ाया जाता है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आना होता है। जिसको इतिहास का प्रोफेसर बनना है उसी के लिए वो पर्याप्त है, बाकी किसी के लिए नहीं। अगर उनको उसी के जगह पर इतिहास के साथ में एक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई स्किल सिखाई जाए तो क्या होगा कि वो जागरूकता में बढ़ोतरी आएगी। देखिए यहाँ पर लिखा है जागरूकता की कमी और निरक्षरता। भारत में बहुत से लोग पोषण के महत्व या इसे सुनिश्चित करने के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में जागरूक नहीं हैं। वे प्रायः अवगत नहीं होते हैं कि संतुलित आहार कैसे तैयार किया जाए, गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान किन खाद्य पदार्थों से परहेज किया जाए, या सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को कैसे रोका जाए। और बायोलॉजी में इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है पोषण को, लेकिन नहीं पढ़ाया जाता है। उसको एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है, लेकिन उसको पोषण की तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। व्याप्त निरक्षरता भी पोषण संबंधी जानकारी और शिक्षा तक पहुंच की
उनकी क्षमता को सीमित करती है। अक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जिसको कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस। इसके तहत गरीब परिवारों को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाती हैं। अन्य आवश्यक वस्तुओं में क्या आता है? दाल आती है, दलिया आता है, कभी कभी तेल भी दिया जाता है, चावल दिया जाता है, गेहूं दिया जाता है, कभी कभी चीनी भी दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। लेकिन इस सिस्टम में भी भ्रष्टाचार है, लीकेज है, डायवर्जन है, खराब गुणवत्ता और अपर्याप्त कवरेज है। और कहना तो नहीं चाहिए, बहुत सी वर्तमान में जो सुपरवाइजर हैं वो भी काफ़ी भ्रष्टाचार करती हैं इसमें। तो इसके कारण ही ये समस्याएं आती हैं कि खाद्यान्न, सब्सिडी युक्त खाद्यान्न भी सही तरीके से पहुंच नहीं पाता है। इसके परिणाम स्वरूप खाद्य सहायता की आवश्यकता रखने वाले बहुत से लोग इससे वंचित रह जाते हैं या उन्हें अपर्याप्त मात्रा में ही खाद्य प्राप्त हो पाता है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम, अब सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, पोषण वाली कौन कौन सी योजनाएं हैं, उनके बारे में आप समझ लीजिए। यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिशन पोषण 2.0 यानी कि पोषण 2.0, यह एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य एवं कल्याण का संपोषण करने वाले रोग एवं कुपोषण के प्रति प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाले अभ्यासों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करके पोषण संबंधी सामग्री वितरण, आउटरीच और परिणामों को सुदृढ़ करना है। क्लियर आपको? इसमें मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में पोषण गुणवत्ता में सुधार लाना एवं परीक्षण करना, वितरण तंत्र को सुदृढ़ करना और प्रशासन के सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना भी शामिल है। अब पोषण पॉइंट 2.0 में क्या किया गया? बहुत से चावल पर जो चावल वितरण किया जाता था उसमें विटामिन की कोटिंग की गई, पोषक तत्वों की कोटिंग की गई, उनके ऊपर एक आवरण चढ़ाया गया विटामिन का, आयरन का। तो लोगों को जब गांव में वो बांटा गया, शहरों में बांटा गया केंद्रों पर, तो लोगों को लगा ये प्लास्टिक के चावल हैं, उन्होंने वो बीन बीन के सब फेंक दिए। अब यही जागरूकता की कमी है। अगर वो जागरूक होते, सरकार ने उनके पास सही जानकारी पहुंचाई होती या आंगनवाड़ी केंद्रों पर सही जानकारी पहुंचाई गई होती तो वो लोग नहीं फेंकते। तो सरकार का पैसा भी बर्बाद हुआ है ना। तो ये चीजें आपको सिखानी है, आगे पहुंचानी है। अगली योजना है आपकी एकीकृत बाल विकास योजना, ICDS। यह एक व्यापक योजना है जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और महिलाओं जैसे कमजोर समूहों के लिए लक्षित विशिष्ट हस्तक्षेप प्रदान करती है। इसमें पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, प्री स्कूल शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा जैसी विभिन्न सेवाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY, यह एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है जो गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चों के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद उनके स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार करना है। क्लियर आपको? अगला है आपका मध्याह्न भोजन योजना। यह एक स्कूल आधारित कार्यक्रम है जो सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 में पढ़ने वाले बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान करता है। इसका उद्देश्य बच्चों के नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति को बढ़ाना तथा उनकी पोषण स्थिति में सुधार करना है। किशोर बालिकाओं के लिए योजना, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, SAG जिसको शॉर्ट में कहते हैं। यह योजना 11 से 18 आयु की ऐसी किशोर बालिकाओं को लक्षित करती है जो स्कूल से बाहर हैं। यह उन्हें पूरक पोषण, जीवन कौशल शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य जांच आदि प्रदान करती है। अगली जो योजना है आपकी वो है माँ का फुल फॉर्म है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, MAA। यह कार्यक्रम नवजातों के लिए माताओं द्वारा स्तनपान को बढ़ावा देने पर लक्षित है। यह इष्टतम स्तनपान अभ्यासों को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता, परामर्श, सहायता और निगरानी प्रदान करता है। अगली जो योजना है आपकी वो है पोषण वाटिका। यह कार्यक्रम पोषण संबंधी अभ्यासों में पारंपरिक ज्ञान का लाभ उठाते हुए आहार विविधता अंतराल को भरने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका, न्यूट्रिशन गार्डन्स के विकास को समर्थन प्रदान करता है। क्लियर है आपको? तो ये सारी योजनाएं, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। कुपोषण क्या है और पोषण से संबंधित योजनाएं क्या है, वेस्टिंग क्या है, स्टंटिंग क्या है, अल्प वजन क्या है। कुपोषण क्या है, वेस्टिंग, स्टंटिंग और अल्प वजन, ये तीनों चीजें आपको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
जो 1 से लेकर 20 तक टॉपिक हैं उसके सभी बड़े वीडियो आपको करवा दिए गए हैं। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप वो वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे से तैयारी करते रहिए, फोकस बनाकर पढ़ते रहिए। यह समय है आपके संघर्ष का, आपकी मेहनत का, और जितनी ज़्यादा आप मेहनत कर लेंगे परिणाम आपके पक्ष में होगा। अगर आप इन टॉपिक्स की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत ही कम दाम में आपको मात्र 154 रुपये में प्रोवाइड करवा जा रही हैं। स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी आप जुड़ सकते हैं। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, मैंने जो डाटा आपके लिए अलग से लेकर आया हूँ वो कैसा लगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। और जो पीडीएफ से प्राप्त करने के बारे में जानकारी है वो अभी आपको एक बार फिर से वीडियो के लास्ट में बताई जाएगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर एक ऑफर लेकर आए थे हम आपके लिए। प्रतिज्ञा पीडीएफ बैच से आप में से काफ़ी लोग जुड़ना चाहते थे और बार बार कह रहे थे सर डिस्काउंट दे दीजिए, फीस कम कर दीजिए। तो आप सभी के लिए मात्र 154 रुपये में प्रतिज्ञा पीडीएफ बैच उपलब्ध है हमारे चैनल पर। तो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। मात्र 154 रुपये में आपको सभी टॉपिक्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, मॉक टेस्ट की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी और सभी एमसीक्यू की भी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी अगर आप इस बैच से जुड़ेंगे। जल्दी जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए और सफलता हासिल करिए इस भर्ती परीक्षा में।